हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज है आपकी क्लास 6, आपकी DSSB PYQ मास्टर क्लास 6। इससे पहले आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। हम इन क्लास में जो है आपके PYQ प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को डिस्कस करते हैं। और ये क्लासेस जो है आपके लिए एग्ज़ाम क्रैकर है, क्योंकि इन क्लास से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। जो आपके यहाँ पर PYQ होते हैं उन्हें समझते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपका यहाँ पर DSSB में आपको एक अनुच्छेद देखने को मिलता है। इससे यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, सीधा यहाँ पर आपके ऑप्शन पर काम करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया इन्होंने, बताया इस गद्यांश में आपका इस अनुच्छेद में कौन सा जो है उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, आप इसमें से कौन सा टाइटल दोगे। ठीक है, सुख की वेदना, मूर्ख और विद्वान लोग, अपना संकल्प, या गांधी जी का प्रेम परिचय। अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर सब जगह दिखाई दे रहा है गांधी जी है। ठीक है, अगर ना भी पढ़ोगे तो आपको क्या दिख गया, इसमें गांधी जी दिखने लगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या, महापुरुष लोग जब आते हैं तो हम अच्छी तरह नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारा मन भीरू और अस्वच्छ है। हमारे मन में वह क्षमता नहीं है जिससे कि हम महानता को पूरी तरीके से समझ सकें। ठीक है, ऐसे ही हम उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं समझ सकते। हम लोग समझ गए कि गांधी जी हमारे हैं। ठीक है, उनके प्रेम में ऊंच नीच, मूर्ख और विद्वान, अमीर गरीब का भेद नहीं है। देखो यहाँ पर मूर्ख या फिर आप विद्वान लोग, इनका भी जिक्र है, लेकिन यहाँ पर मेन किसके बारे में बात की गई है, महापुरुषों। और महापुरुष कौन है यहाँ पर, आपके गांधी जी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका शीर्षक क्या होगा, गांधी जी का प्रेम परिचय, क्योंकि इसमें किसके बारे में बताया गया है, गांधी जी के व्यवहार के बारे में बताया गया। तो सीधा क्या आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन। इसमें शीर्षक में जो है काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। बस सीधा ये समझना है, पैसेज में जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया वही आंसर होगा। सुख की वेदना कहीं तक नहीं दिखा, अपना संकल्प कहीं तक नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें मूर्ख और विद्वान बीच में सिर्फ जिक्र किया गया है। ठीक है, ये क्या गया है कि इसमें भेद नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका यही आ जाएगा, नहीं होगा। तो मेन जो इसमें फोकस है वो है आपका गांधी जी पर, तो इस वजह से आ जाएगा गांधी जी का प्रेम परिचय। चलिए चीज़ें समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी का प्रेम कैसा है, बहुत सीमित है, भेदभाव रहित। अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर एक लाइन पढ़ी थी कि गरीब अमीर का जो है भेद नहीं करते, तो क्या आ जाएगा, भेद रहित, भेदभाव रहित, मतलब वो क्या करते हैं, भेदभाव नहीं करते। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, समझने की क्षमता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भेदभाव सहित, ऐसा तो है नहीं कि वो भेदभाव कर रहे थे, क्या कर रहे थे, भेदभाव नहीं कर रहे थे, तो मतलब भेदभाव रहित। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। गांधी जी जो है आपके प्रेम में ऊंच नीच, मूर्ख विद्वान गरीब का जो है भेदभाव नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। हमारा मेन टारगेट होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए, प्लस आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो। और आपके एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो आपके उसमें 19 और 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एक्स्ट्रा हम आपका टाइम नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे गांधी जी किस प्रकार की बात कहते हैं, किस प्रकार की, आपका निर्ममता, आपका कठोरता से, करुणा और वेदना से, या फिर हंसते और मुस्कुराते हुए। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आपका देख ही चुके हैं पैसेज में। इसमें क्या है आपका, उन्होंने अपना प्रेम सभी को समान रूप से वितरित किया है। उन्होंने जो भी कहा वह केवल बातें नहीं अपितु दुख की वेदना से कहा। उनका हृदय देखकर, उनका धैर्य देखकर, ममता देखकर उनका संकल्प सिद्ध हो गया कि जोर जबरदस्ती से नहीं अपितु त्याग, दुख, तपस्या से ही हम अपने संकल्प से सफल हुए। तो बस बताइए कौन सा आ जाएगा, करुणा और वेदना, या हंसते या मुस्कुराते हुए। तो आपका थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, करुणा और वेदना की तरह कहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर भेदभाव नहीं करते थे। अब उन अपना हृदय, अपना धैर्य दिखाते थे ममता को देखकर। तो इस प्रकार से क्या गया, करुणा और वेदना के बारे में बात की गई है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर अनुच्छेद में हम महानता को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं समझ सकते, पहली ही लाइन में है। क्या है आपका यहाँ पर, हम अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा मन भीरू तथा अस्वच्छ है। हमारा मन स्वच्छ है ऐसा तो नहीं बताया गया। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारा मन निडर है, या फिर आपका क्योंकि हमारे मन में वो क्षमता नहीं है। तो बताइए कौन सा सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक तो हम आपका भीरू है, दूसरा अस्वच्छ मन रखते हैं। तो इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे।
और आपका DSSS में इसी प्रकार का पैसेज आता है, ठीक है। ये आपका PYQ से लिया गया, हर एक क्वेश्चन आपका PYQ है। तो आपका ऐसा भी हाई लेवल का यहाँ पर पैसेज नहीं देते जो कि आपसे नहीं बनेगा, इसी टाइप का देंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो टाइम की कमी होती है। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये ही पैसेज आप 2 से 3 मिनट में आराम से कर लोगे। अभी हमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, अगर सीधा देखें तो बहुत जल्दी जो है आप इसका आंसर निकाल लोगे। अब बात करेंगे भीरू का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। अब आपका इस पैसेज से कोई मतलब नहीं है, सीधा आपको बताना है भीरू। इस टाइप का एक आपका व्याकरण का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपकी पैसेज की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कायर, निडर, शर्मिला या फिर आपका डरपोक। क्या आ जाएगा आपका भीरू का मतलब क्या होता है, निडर, ठीक है। इसका उल्टा विलोम भीरू मतलब आपका जो डरपोक होता है, हम डरपोक है, SOH है, इस प्रकार से दिया गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका निडर, जो लोग डरते नहीं हैं। अगर आगे पूछा जाए आपसे भीरू के बाकी जो है पर्यायवाची कौन से होंगे, तो डरपोक होता है, कायर होता है, भैंसील होता है, बुजदिल होता है, गीदड़ होता है। लेकिन जो आपका निडर होता है वो निर्भयी, निर्भीक, निशंक, आपका दिलेर, साहसी, हिम्मती और आपका दिलावर, ये सारी चीज़ें आपके निडर के पर्यायवाची होते हैं। तो पर्यायवाची ज़्यादा भी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वैसे भी आता है। तो अगर आपका यहाँ पर बात करें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो ये आपके 5 थे, ये आपके पैसेज से थे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आपका, जब व्यक्ति खालिस्तान जाग जाता है तो वह वहीं से आरंभ हो जाता है असंभव को संभव करना। तो कहाँ से जाग जाएगा, दुख से, दुर्बलता से, आत्मविश्वास से या फिर कार्य से। तो बताइए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा, रिक्त स्थान आपको ये फिल करना है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही है, क्या आत्मविश्वास, क्योंकि दुख से तो बिल्कुल कुछ यहाँ पर मैच करके देखोगे हो नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति दुख से जागता है ऐसा नहीं है, जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से जागता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति कार्य से जागता है ऐसे तो नहीं, कार्य से कोई जागेगा, दुर्बलता से नहीं, ये तीनों ही नेगेटिव थे, तो आत्मविश्वास बिल्कुल सही आ जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से जागता है वह आरंभ वहीं से आरंभ हो जाता है कि वो असंभव को संभव कर दिखाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर आ गया आत्मविश्वास, तो अब वो चीज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने ये क्लास देखी तो आपके मन में आना चाहिए कि हाँ मैं अब DSSS भी क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। ऐसे आपको बाकी सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है। तो आगे बात करें, अगर आपका दुर्बलता का मीनिंग क्या होता है, इनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल एनालाइज इसी प्रकार से होगा कि हर ऑप्शन पर काम करना है। तो दुर्बलता का मतलब क्या होता है, बल व शक्ति ना होना, ठीक है। दुर्बल होना मतलब कमज़ोर होना। कार्यकार मतलब काम, कामकाज, आपका कारगुजारी, कारनामा, कारसाजी, आपका कारस्तानी करते आदि, ठीक है। दुख का मतलब पीड़ा, व्यथा, कष्ट, ठीक है। शोक होना, कलेश होना, वेदना होना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका विलोम शब्द पूछा है खेद, खेद का विलोम क्या है, तो इसका उल्टा बताना है। तो बताइए प्रशंसा, खेद माने क्या होता है, कहते नहीं मुझे बहुत खेद है, मतलब दुख है, ठीक है, जिसे आप सॉरी के सेंस में बोलते हो। खेद का मतलब क्या होता है, सॉरी। तो सॉरी का उल्टा क्या होगा, प्रसन्न, खुश या फिर खोना, खेद, ठीक है, आपका दुख। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यही आपका एक उल्टा जाता है, क्योंकि हमने क्या देखा, इसका मतलब सॉरी, सॉरी मतलब दुखी होना, तो दुखी का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न होना, ठीक है। तो हैप्पी आ जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। खोना, खेत, ये तो बिल्कुल अलग है, और ये दुख तो इसका पर्यायवाची हो गया। चलिए समझते हैं इसे थोड़ा डिटेल में। तो अगर बात करें आपको यहाँ पर प्रशंसा बिल्कुल सही है। इसमें क्या बताना था, एक शब्द के उल्टे होने वाला अर्थ ही आपका विलोम शब्द कहा जाता है। बाकी प्रशंसा के पूछा जाए तो प्रशंसा में क्या आ जाएगा आपका प्रमोद, उल्लास, खुशी, आनंद, हर्ष, सुख, आमोद, ठीक है। खेद का पूछा जाए, खेद मतलब दुखी, ठीक है। खेद मतलब बस आपको याद रखना है सॉरी, खेद मतलब सॉरी। परी, लेख, दुख, पीड़ा, कष्ट आदि। ऐसे खोना मतलब पाना, दुख मतलब सुख, खेद मतलब घर, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, आपको ये दोनों जो है आपके सिमिलर होते हैं, इसमें से बताना है इन दोनों के मीनिंग क्या होगी। हुती और हुती, इसमें क्या है, ए जाति, बुलावा, आवाज़, हुनर, आपका हवन, मोहर या फिर हवन या बुलावा। बताइए कौन सा सही होगा, इसमें से बताना है कौन सा सही है, जल्दी बताइए। आपको साथ के साथ कमेंट करना है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, क्योंकि अभी तक 5 क्लासेस हम कर चुके, तो इतना तो आपको आया होगा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे एग्जाम में। तो आपको भी कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका हवन और बुलावा बिल्कुल सही है। अगर हम इस हुति की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, हवन करना, कहते नहीं है आहुति देना, तो आहुति, ये वाला हुति, इसका मतलब क्या हो गया आपका हवन करना, और ये इस वाले हुति का मतलब क्या होता है, बुलावा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। अगर बात करें आपके हुति के अन्य अर्थ की, इसके और पर्यायवाची, तो यज्ञ, याग, ठीक है, हवा, हवन, होम, होम भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपका अनुष्ठान, आपका ज्योतिषम,
ठीक है। हुति मतलब आपका न्योता देना, निमंत्रण करना, आमंत्रण करना, ठीक है। बात करें आपका ए जाति, एक जाति मतलब से जाति है, सेम जाति वाला, ठीक है। बुलावा हुति अभी देखा। आवाज़ मतलब स्वर, आपका हुनर मतलब कौशल, ठीक है। बाकी बात करें हवन अभी देखा हुति, और मोहर का मतलब आपका छाप, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है पंच सिंधु, इसका जो है इसमें क्या है, सही द्विगु समास का विग्रह करना। देखो इन्होंने खुद बता दिया कौन सा समास है, द्विगु समास है, तो इसका विग्रह करना, इसका क्या होगा। चलिए पांच सिंधुओं का समूह, 5 सागर, पंच का सिंधु, पंच और सिंधु, ये तो गलत है क्योंकि द्विगु में और का यूज़ नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो क्या आ जाएगा, समूह आ जाएगा। पंच सिंधु मतलब 5 सिंधु का समूह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अब आपका हम यहाँ पर समझेंगे कि आपका द्विगु समास होता क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया, ये जो है द्विगु समास है। तो द्विगु समास में जो आपका पहला पद होगा, पूर्व पद होगा, वो संख्यावाची मतलब यहाँ पर क्या मिल गया, 5, ये क्या मिल गया 5, तो इस वजह से क्या हो गया, ये द्विगु समास, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पंच मिल गया, ये संख्यावाचक है। इसमें जब क्या हो सकते हैं, बाकी नवरत्न में 9 रत्न, तिराया मतलब 3 राहों वाला, ठीक है। चौराया जिसमें 4 राह होगी, तो ये आपके होते हैं द्विगु समास, याद रखना। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि समास होता क्या है। समास का तात्पर्य क्या है, संक्षिप्तीकरण करना, मतलब छोटा कर देना। देखो ये क्या था, 5 सिंधुओं का समूह, ये आपका होता है, लेकिन हमने क्या करा, अगर हम समास में से बनाया तो हमने बहुत छोटा कर दिया। इसे क्या कर दिया हमने, सिर्फ इसे पंच सिंधु, इसी वजह से क्या होता है आपका यहाँ पर संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करता है। जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए हुए नवीन एवं सार्थक शब्द, मतलब इसका मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बड़ा सेंटेंस लिया और उसका कुछ भी ऐसा बना दिया जिसका मीनिंग नहीं बैठता, तो समास नहीं होता। हमेशा याद रखना सार्थक शब्द वाला ही समास होगा। अब बात करेंगे समास के भेद। यहाँ से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समास के भेद क्या होते हैं। चलिए अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर ये सारे जो है समास के भेद लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है आपका अवयवी भाव। अवयवी भाव के लिए मैंने एक डिटेल में क्लास कराई है, समास मैंने आपका कराया हुआ है डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में समझेंगे। इसमें क्या होता है, आपका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है, अव्यय और निपात, ये 2 चीज़ें मैंने आपको कराई है। तो अव्यय क्या होता है, जो आपका परिवर्तित ना हो पाए, ठीक है। जैसे कि आपका यथा, ये सब क्या है आपका भर, ये क्या है आपका अव्यय, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप स्त्री के लिए प्रयोग करो या आप पुरुष के लिए प्रयोग करो, एक वचन के लिए करो या बहुवचन के लिए, तो यही आपका अवयवी भाव होता है। इसमें पहला पद जो है आपका पूर्व प्रधान होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे कि आ इसमें क्या आ गया आपका यहाँ पर अव्यय, जिसमें अव्यय का प्रयोग होगा वही आपका अवयवी भाव समास होगा, जैसे कि दिन भर, भर पेट आदि, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या आएगा, ये समास में जो है आपका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो बाद वाला पद होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। पूर्व पद जो है गौण होता है, जैसे कि तुलसीदास कर्त मतलब तुलसी के द्वारा रचित। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया, जो उत्तर पद है वो क्या है, प्रधान है, और जो आपका पहला पद है वो आपका गौण है। और आप दूसरा इसे इस प्रकार से याद रख सकते हो, इसमें जो है आपको तत्पुरुष में जितने भी आपके यहाँ पर ये जैसे तुलसीदास कर्त आ गया, ये इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो आपका तत्पुरुष में आएंगे। चलिए आगे बात करेंगे आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व में मतलब द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई मतलब दोनों ही पक्षों में, मतलब यहाँ पर इसकी भी मान्यता है, यहाँ पर इसकी भी, मतलब इसमें आपका प्रथम पद भी प्रधान होगा और आपका दूसरा पद भी। तो ये क्या होता है आपका द्वंद्व। द्वंद्व में जैसे माता पिता, पाप पुण्य दोनों की ही वैल्यू, ऐसे नहीं कि आप एक को कह सकते हो एक ज़्यादा जरूरी है दूसरा नहीं, दोनों की। इसमें और देखने को मिलेगा, इसमें योजक चिन्ह, जैसे कि आपका यहाँ पर माता में लगा हुआ है, ये आपका योजक चिन्ह होता है। तो ये जो है देखने को मिलता है, ये आपका द्वंद्व समास। आगे बात करें बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा, यहाँ पर कोई तीसरा ही प्रधान होता है, जैसे कि नीलकंठ। ना तो यहाँ पर बात हुई है नील की, ना पर यहाँ बात हुई है आपकी कंठ की, दोनों की मान्यता नहीं है। यहाँ पर बात क्या है, नीलकंठ मतलब शिव जी, मतलब तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, तीसरे पद की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शिव जी आ जाएगा। तो यहाँ पर शिव का तो जिक्र था नहीं, लेकिन फिर भी हम शिव जी को बता रहे हैं, तो इसमें ना तो नील का महत्व था ना नीलकंठ का, लेकिन इसे जो धारण करता है वो क्या है, शिव। तो इस प्रकार से आपका बहुव्रीहि होगा जिसमें तीसरे की बात की जाए, जैसे कि पीताम्बर पीला है जिसका अंबर वो क्या है, श्री कृष्ण हो गया, ठीक है। ऐसे दशानन, दशानन मतलब 10 मुख है जिसके, वो आपका रावण हो गया। चलिए आगे बात करेंगे आपका कर्मधारय। कर्मधारय किसे बताता है, आपकी विशेषता, ठीक है, विशेषण और आपका विशेषता, बस इतना याद रखना, विशेषण और विशेषता। इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो आपका कर्मधारय, जैसे कि चंद्रमुख, मुख कैसा है चांद के समय, तो चांद क्या हो गया आपका यहाँ पर विशेषण, और विशेष्य क्या है, मुख, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका दिगु। दिगु अभी बताया कि इसमें पहला जो है इसमें पद संख्या होगा और दूसरा जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आपका पद हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पद में जो है आपको नॉर्मल चीज़ें दिखेगी, जैसे ग्रह हो गया, पंच हो गया, आपका सिंधु हो गया, ठीक है। नवग्रह पहले में संख्या, दूसरा आपका नॉर्मल पद मिलता है। चलिए, ये था आपका पूरा समाज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे शेयर कर दूँगी, कंप्लीट पीडीएफ मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे मन के लड्डू खाना। मन के लड्डू, मन उजड़ जाना। देखो, एक बात मैंने पहले भी बताई थी मुहावरे में, जो आपका ऑप्शन में दिया, जो आपका मुहावरा पूछा है उसका अगर कोई भी शब्द नीचे प्रयोग होगा ऑप्शन में, वो आंसर नहीं होगा। मन आ गया इसमें तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे हार जाना, ठीक है। आपका कोरी कल्पनाएं करना, ये कंजूस होना। यहाँ पर क्या, मन के लड्डू खाना मतलब अपनी मर्जी की करना, मतलब कोरी कल्पनाएं करना, तो क्या आ जाएगा थर्ड, क्योंकि मन के लड्डू रियल में नहीं खा रहा वो। मन के लड्डू मतलब मन ही मन खा रहा है कि भाई मैं तो लड्डू खा रहा हूँ, मैं तो ये खा रहा हूँ, मतलब कोरी कल्पनाएं करना, ठीक है। सिर्फ एक तरह से कह सकते हो सपने में जीना। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका मन उचट जाना, मतलब उब जाना, ठीक है। कहते नहीं भाई अब तो मेरा मन भर चुका है, मेरा मन उब चुका है, विरक्त होना। आगे बात करेंगे आपका चारों खाने चित करना, मतलब हार मान जाना। आगे बात करेंगे आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब कंजूस होना, इतना ज़्यादा कंजूस होना, ठीक है। तो ये आपके बाकी थे मुहावरे। चलिए, तो ये हमने आपके टॉप क्वेश्चन कर चुके हैं, टॉप 10 क्वेश्चन। आप कहोगे तो ज़्यादा भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जाएंगे, लेकिन अभी जैसे कि आपकी कोई एग्जाम डेट फाइनल नहीं हुई, तो उसके हिसाब से अगर आप ये डेली क्लासेस करते हो, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे, आपका एग्जाम में 18-19 नंबर आराम से आ जाएंगे। जो नॉन टीचिंग के उनके भी 35 में से आपके 34-33 आराम से लेके आ जाओगे, क्योंकि आपका DSSB का कोई भी एग्जाम हो, सिमिलर आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है। याद रखना, सिमिलर मिलते हैं, हिंदी आपके अलग से नहीं। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी मिलेंगे जो आपके एक शिफ्ट से उठाकर दूसरे शिफ्ट में दिए गए, आपके TGT के उठाकर PGT में मिले हैं, PGT के उठाकर आपको PRT में। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आने लगेगा कि हिंदी तो सेम है, जबकि मैं जो आपको PYQ लेके आती हूँ, कभी आपके PRT के, कभी TGT के, कभी PGT के, अलग अलग आपके यहाँ पर PYQ आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसकी कंप्लीट PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको सारी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट मिले, क्या कौन सी वैकेंसीज़ निकल रही है, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कौन सी आपकी परमानेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, हर एक चीज़ की अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वैकेंसीज़ की डिटेल दी जाती है। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।